हो गया हो गया। हाँ, सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर सरिता पाटिल हूँ, अंबरनाथ में रहती हूँ। हमारी 24/7 पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी है। मैं नेचुरोपैथ भी हूँ और आर्ट ऑफ लिविंग से मैं 99 से जुड़ी हुई हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग की सुदर्शन क्रिया की कोर्स जो है, हैप्पीनेस प्रोग्राम या ब्रेथ मेडिटेशन वर्कशॉप, उसकी भी टीचर हूँ और होलिस्टिक कुकिंग की कोर्स की भी टीचर हूँ। और छोटे बच्चों का जो कोर्स रहता है सुदर्शन क्रिया जिसमें सिखाते हैं, उसकी भी टीचर। और मेरा पैशन है कि लोगों की हेल्थ कैसी अच्छी रहे, खुद की भी और लोगों की भी, है? बिना ड्रग के, थ्रू लाइफस्टाइल और नेचुरल वेज तरीकों से कैसे अच्छी रहे, ये मेरा पैशन है। आज हम देखते हैं कि मैंने मैसेज में बहुत सारा कुछ लिखा था कि ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, इतने सारे प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर सॉल्यूशन मैं बताने जा रही हूँ। तो शुरुआत करती हूँ मैं। आप में से कुछ जन भी जिनको पॉसिबल है ना, थोड़ा वीडियो ऑन कर देंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी सिर्फ ड्यूरा जी का वीडियो ऑन है। हाँ, थैंक यू रवीना जी, थैंक यू मसूद जी। ओके, नहीं तो क्या खाली जगह से बात करने में मजा नहीं आता है। हाँ, और दूसरी एक बात भी है कि अगर आपको सुनाई नहीं देता या कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप थोड़ा थम डाउन कर सकते हो, है ना? तो वो भी मुझे थोड़ा फीडबैक मिलता रहेगा आपसे। ठीक है, अब मैं जिस चीज की बात करने वाली हूँ, मतलब फूड की जो बात करने वाली हूँ, उसका नाम है लिटिल मिलेट। ये जो 5 श्री धान्य है या पॉजिटिव मिलेट्स है, इनके बारे में अगर आपको पता नहीं रहेगा तो उसका एक वेबिनार है मेरा 1.25 घंटे का, उसका लिंक मैं आपको भेज सकती हूँ। अगर आपको वो बाकी सब मिलेट्स के बारे में, मिलेट क्या है क्या नहीं, इस A to Z अबाउट मिलेट्स अगर आपको चाहिए तो मेरे नंबर पे आप थोड़ा आपका नाम और नाम डाल देना फॉर मिलेट्स वीडियो करके। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए। रीना जी आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, लेकिन जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे उनके लिए मैं बता रही हूँ। आप नंबर नोट कर लीजिए 8308044666। और ठीक है, हाँ, तो अभी हम बात करते हैं ये जो लिटिल मिलेट है, जो 5 श्री धान्य जो है, जिनके ऊपर डॉक्टर खादरवली जी ने रिसर्च किया है पेशेंट्स के ऊपर, जो रोज 100 से 150 पेशेंट्स देखते हैं, जो खुद डॉक्टर है वो, तो उनके ऊपर उन्होंने प्रयोग किया है 20-25 साल से। उसके बाद में उन्होंने जो रिजल्ट्स पाए, तो वो उन्होंने सामने रखे, दुनिया के सामने रखे हैं। तो उन्हीं की बात मैं करने वाली हूँ और मेरा खुद का भी 2 साल का अनुभव है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये जो 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं, ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, लिटिल, कोडो और फॉक्सटेल मिलेट, ये पांचों श्रीधान्य जो है ये हमारा पुराना धान्य है। मतलब गेहूं और चावल ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में हम लोग पूरी दुनिया खाने लगी है। उसके पहले दुनिया में हर जगह पे लोकल जो भी प्रोड्यूस होता है ग्रेन, हाँ, जिसे हम मिलेट्स बोल सकते हैं, इसको उन्होंने मिलेट्स नाम दिया है, वही वो लोग खाते आए हैं, जो नेचुरली वहां पर उगता था, ना कि इरिगेशन से या फिर कुछ फर्टिलाइजर से या पेस्टिसाइड्स का उपयोग करके वो उगाते नहीं थे। वो नेचुरल फार्मिंग होता था उनका। और अब हम देख रहे हैं, और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में, फिर बाद में केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री डेवलप हुई, फिर यातायात की सुविधा डेवलप हो गई। तो उसके बाद में उसके भी जो डिटेल्स है ना, वो भी मैंने उस वेबिनार में सब कुछ बताया है, कि क्यों हमने वीट्स और राइस के ऊपर हम लोग आ गए, मिलेट्स को छोड़ के हम वीट और राइस क्यों खाने लगे, पूरी दुनिया खाने लगी, सबने अपने अपने मिलेट्स छोड़ दिए और वीट और राइस खाने लगे। वो वीडियो में आप देख लीजिए। और जैसे हमने वो छोड़ के राइस और वीट खाना शुरू किया,
तब से फिर ये जो बीमारियां हैं, जिसे हम सभी टाइप की बीमारियां बोल सकते हैं, इवन इन्फेक्शियस डिसीज भी है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी है, सभी बीमारियां जो है मतलब इन जनरल हेल्थ हमारी डाउन होते गई और डिसीज का जो स्टैटिस्टिकल डाटा है वो ऊपर ऊपर जाते गया है। मतलब 30 to 40% लोगों में डायबिटीज, अभी तो डायबिटीज का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कॉन्स्टिपेशन अभी तो 50-60% में हो गया है। ऐसे सभी, इवन कैंसर तक, बच्चों में कैंसर, हाइपरटेंशन, हार्ट का प्रॉब्लम, अभी हार्मोनल प्रॉब्लम्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं। आपने बहुत ज्यादा लोगों को सुना है ना, ट्विंस हुए। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी जो बोलते हैं ना, आजकल वो सेंटर्स खुलने लगे। क्यों खुलने लगे हैं? जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि इनएबिलिटी हो जाती है, कंसीव होना ये बहुत मुश्किल होने लगा है यंगस्टर्स में। वो क्यों होने लगा है? क्योंकि गलत तरीके से हमने खान पान शुरू कर दिया है, हमारा फॉल्टी डाइट जो है उसकी वजह से ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लगे हैं, पूरे शरीर के ऊपर उसका असर होने लगा है। उसके भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस का भी वीडियो है, उसका भी रिकॉर्डिंग चाहिए तो मुझे आप ये कर सकते हो, लिख सकते हो कि मुझे ये वीडियो चाहिए, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस पीसीओडी के ऊपर स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है। तो ये इन जनरल हमारी हेल्थ खराब होने लगी, ऐसे समझो। सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल इमोशनल हेल्थ भी खराब होने लगी, इसलिए डिवोर्सेस के प्रॉब्लम भी बढ़ने लगे हैं, इंटर रिलेशनशिप के प्रॉब्लम भी बढ़ने लगे हैं, बच्चों में बैक आंसर करना, इरिटेबिलिटी, पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाना, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आजकल बढ़ने लगे। ठीक है, अभी हम लिटिल मिलेट के ऊपर पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं और फिर ये फूड के अलावा और भी 2 एस्पेक्ट्स है, उसके बारे में भी मैं बीच बीच में बात करूंगी। लिटिल मिलेट नाम ही ऐसा है, वो 5 मिलेट्स में से सबसे छोटा है, उसका कलर ऑफ वाइट क्रीमिश है। उसमें 9.8% फाइबर है। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो निगेटिव ग्रेन्स है, राइस और व्हीट को निगेटिव ग्रेन्स कहा गया है, क्योंकि उसमें फाइबर का परसेंटेज निग्लिजिबल है, 0.2 to 2%, 0.2 to 1%, ऐसा उसका परसेंटेज है, और वो भी पेरीफेरी में है। मतलब जो दाना है गेहूं का या चावल का वो इलिप्टिकल है, और उसके जो कवरिंग है उसमें वो सब फाइबर है, और अंदर सिर्फ पूरा कार्बोहाइड्रेट, इजीली डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट भरा पड़ा है। तो जब भी पॉलिशिंग करते, साफ करते, उसको डीहस्किंग करते, उसमें वो जो आउटर लेयर में जो फाइबर है वो निकल जाता है, मोस्टली निकल जाता है। फिर रहता है प्योर कार्बोहाइड्रेट, इजीली डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट। फाइबर का मतलब क्या? कि जो हमारा शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए उसको फाइबर कहा गया है। तो वो फाइबर कम होने की वजह से उसमें, और प्योर कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से उसका डाइजेशन हमारे शरीर के अंदर खाते ही आधे घंटे के अंदर उसका डाइजेशन होके उससे ग्लूकोज में कन्वर्जन हो जाता है उसका, और आधे घंटे के अंदर ऑब्वियसली वो जो ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज है वो रेडीली अवेलेबल ग्लूकोज खून में रिलीज हो जाता है, और वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है, क्योंकि हमारे खून में ग्लूकोज की जो मात्रा है वो एक लिमिटेड है, उससे ज्यादा हो जाएगा तो उसे हम डायबिटिक्स। और हर टाइम जब हम गेहूं या चावल खाते रहते, हर टाइम चाय बिस्किट रहते हैं, हर टाइम वो एक्स्ट्रा हमारे खून में ले जाती है, उसकी वजह से इमरजेंसी पैदा हो जाती है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज का करे तो क्या करे, और उसको हैंडल करने में हमारे शरीर की पूरी शक्ति 24/7 खर्च होते रहती है। इसकी वजह से
हमारा नेचुरल कैलामिटीज जो है शरीर के लिए वो क्या है, कुछ भी इन्फेक्शन है, कुछ भी दूसरा प्रॉब्लम है शरीर के लिए, किधर खरोच आ गई, किधर वुंड हो गया, कुछ हो गया, तो जो इमोशनल डिस्टरबेंसेस है, कुछ प्रॉब्लम्स है, एक्स्ट्रा काम किया हमने, ये जो नेचुरल कैलामिटीज बोल सकते हैं हमारे सिस्टम के ऊपर जो बर्डन्स रहते हैं, उसे हैंडल करने के लिए शरीर के पास न समय रहता है न एनर्जी बचती है। इसलिए हमारी इम्यूनिटी जो है वो लोअर साइड पे रहती है, एनर्जी लेवल हमारी लोअर साइड पे रहती है। आप कहोगे ये ज्यादा एनर्जी ग्लूकोज खून में होने के बावजूद भी लो एनर्जी क्यों है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो देखिए, नहीं तो इसके ऊपर ही पूरा समय चला जाएगा। लेकिन लिटिल मिलेट या मिलेट्स में क्या होता है, वो जो फाइबर है ये स्फेरिकल दाना है उसका, और उसका जो फाइबर है सेंटर से लेके आउटर कवरिंग तक कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में वो फाइबर के लेयर्स है, और बीच बीच में सैंडविच जैसा कार्बोहाइड्रेट है। तो जब हम वो लिटिल मिलेट्स खाएंगे या दूसरे भी चारों मिलेट खाएंगे तो हमारे शरीर में पहले वो फाइबर से वो कार्बोहाइड्रेट को डिटैच करने के लिए थोड़े हाइड्रोलाइटिक प्रोसेसेस करनी पड़ती है शरीर में। फिर जैसे जैसे वो छूटते जाता है कार्बोहाइड्रेट वो फाइबर से, तो धीरे धीरे फिर उसका डाइजेशन होते रहता है, और धीरे 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 जो आधे घंटे में इतना सारा ग्लूकोज आ गया, तो वही 30 ग्राम जो भी ग्लूकोज है वो 4-5-6 घंटे में धीरे 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 खून में रिलीज होते जाता है। तो जितनी जरूरत है शरीर को उतना उसको ग्लूकोज मिलते जाता है। फिर शरीर में इमरजेंसी नहीं आती है कि ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज का करे तो क्या करे, इसके लिए फिर ओबेसिटी नहीं होती है, फिर हार्ट के प्रॉब्लम नहीं होते हैं, फिर जो भी नेचुरल कैलामिटीज शरीर के ऊपर आती है वो हैंडल करने के लिए शरीर मजबूती के साथ तैयार है। फिर कोरोना आए या इन्फ्लुएंजा आए या डेंगू आए या चिकनगुनिया आए, उसको फाइट करने के लिए हमारी इम्यूनिटी सज्ज रहती है, मतलब परफेक्टली रेडी रहती है। अभी लिटिल मिलेट जो है उसको, उसका नाम जो है इंग्लिश में तो लिटिल मिलेट है, फिर कन्नड़ा में कुछ सामे है, तेलुगु में सामलू है, हिंदी में सामा या कुटकी, ऐसा इसका नाम है। सामा के चावल बोलते हैं ना। यही क्या बोलते हैं, हमारे इसमें शुरू से ही व्रत का चावल करके खिलाया जाता था, उपवास में खाते थे उसको, क्योंकि वो खाने से बहुत देर तक हमारे शरीर के अंदर एनर्जी बनी रहती है। उसका रीजन मैंने अभी बताया। वही रीजन है जिसकी वजह से इसको स्पोर्ट्स ग्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में क्या है, उनको लगातार जैसे मैराथन में दौड़ना, उनको बीच में खाने के लिए समय नहीं रहता है, तो या फिर दूसरे जो टेनिस है, जो भी वो खेलते हैं स्पोर्ट्स में, उनको लंबे समय तक एनर्जी बनी रहनी चाहिए। इसके लिए भी ये लिटिल मिलेट बहुत उपयोगी है। और उसमें सभी चीजें जैसे 9.8% फाइबर है, वैसे प्रोटीन्स भी है उसमें, अपने नियासिन है, राइबोफ्लेविन, सब मिनरल्स, सभी चीजें जो हमारे लिए शरीर के लिए जरूरी है परफेक्टली बैलेंस्ड फॉर्म में इसमें मौजूद रहती है। इसको अफ्रीकन मिलेट भी कहते हैं, हाँ, अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो। क्यों कहते हैं, क्योंकि अफ्रीका के जो मोस्टली सभी कंट्रीज है वहां का ये स्टेपल फूड हुआ करता था, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले, क्योंकि वहां पर नेचुरली उगता था तो वो स्टेपल फूड हुआ करता था। और ये इतना स्टर्डी है, हाँ? और 3 से 3.5 महीने में वो मतलब फसल हम काटने लायक हो जाती है। स्टर्डी इस मामले में है कि उसके दाना तैयार हो जाने के बाद, वो पिनाकल तैयार हो जाने के बाद इंसेक्ट्स या कुछ वर्म्स का इन्फेस्टेशन होने के चांसेस नहीं रहते हैं, क्योंकि उसमें भी इम्यूनिटी उतनी ज्यादा मात्रा में रहती है। उनको बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है, मतलब समझो 200 से 300 लीटर पानी काफी है 1 किलो
सामा का चावल यानी लिटिल मिलेट हाथ में आने के लिए सिर्फ 200 से 300 लीटर। ऑन द कॉन्ट्ररी गेहूं चावल शुगर केन इनके लिए 20 से 30 हजार 10 से 20 हजार लीटर पानी की जरूरत होती है 1 किलो शुगर 1 किलो वीट या 1 किलो चावल के लिए। देखो कितना डिफरेंस है। तो इकोलॉजिकली भी ये लिटिल मिलेट हमारे लिए फायदेशीर है। और इवन इकोलॉजिकली भी, हाँ इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकली भी, हाँ क्योंकि हमें फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली ग्रो होता है कम से कम पानी में। मतलब 2 हफ्ते में 1 शॉवर आ गया तो भी काफी है इस प्रकार से। और ये बहुत ज्यादा इजीली डाइजेस्टेबल लिटिल मिलेट, बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल है। इसलिए कभी भी फीवर आया या कोई भी शरीर के ऊपर हमारा बर्डन लगता है, हमें कि थकान सी लग रही है या कुछ डिस्टरबेंस है हमारे अंदर, फिजिकल इमोशनल मेंटल कोई भी, तो ये ग्रेन बेस्ड है, इजीली डाइजेस्टेबल और टोटली न्यूट्रिशियस। ठीक है, हमारे माइथोलॉजी में भी इसका जिक्र किया गया है। ऐसे किया गया है कि लॉर्ड वेंकटेश्वरा जब भी 7 हिल्स पे आए थे पद्मावती जी को ढूंढने के लिए, तभी उनके हेड में कुछ वुंड हो गई थी, स्कल में फ्रैक्चर हो गया था। तभी बकुड़ा देवी उनकी जो मदर है उन्होंने उनका ख्याल रखा और उन्होंने ये लिटिल मिलेट का ही पॉरिश खिला के उनकी जो वुंड्स है, जख्म है या फ्रैक्चर्स है, वो जल्दी हील हो गए उसकी वजह से, हाँ लिटिल मिलेट की वजह से। ऐसे माइथोलॉजिकल में सब लिखा हुआ है। ये फ्रैक्चर्स और वुंड्स को जल्दी हील करता है। क्यों? क्योंकि ये इसका जो देखो, ये जो 5 अलग अलग मिलेट्स है ना, उसके स्पेशल उनके फाइबर का भी क्वालिटी अलग अलग है। तो अलग अलग फाइबर अलग अलग शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को रिपेयर करने में माहिर रहते। तो ये जो है लिटिल मिलेट है, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, तीनों को एकदम मजबूत कर देता है, रिपेयर कर देता है और टू इस हाईएस्ट फंक्शनिंग रखता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम अच्छी होने की वजह से क्या होता है, कहीं पर भी फ्रैक्चर या कुछ भी रहेगा या वुंड रहेगी, वो फास्ट इसका हीलिंग हो जाता है। ये उसमें बात है। अभी हाँ, अभी हार्मोनल जो मैंने बात की ना, अभी हार्मोनल प्रॉब्लम हमारे यहाँ अभी आजकल हार्मोनल प्रॉब्लम्स इतने बढ़ने लगे हैं। उसका रीजन तो है, मैंने बताया कि जो हमारा खान पान गलत हो रहा है इसकी वजह से, क्योंकि हम हार्मोनल इंजेक्शन का स्ट्रेसेस रहने वाला खाना खाते हैं, जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, वो कैटल्स को हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं ज्यादा से ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होने के लिए। नॉनवेज में भी एनिमल्स को जल्दी से जल्दी उनका वेट गेन होना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी उनको पैसा हाथ में आना चाहिए। इसके लिए उनको हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते, ग्रोथ हार्मोन्स। और ऑब्वियसली ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स और वो अदर एनिमल ग्रोथ हार्मोन में फर्क तो होने ही वाला है, क्योंकि हमारे ह्यूमन बीइंग का बच्चा जो है 14 से 16 साल में प्यूबर्टी में आता है, और वो एनिमल्स के बच्चे 2-3 साल में प्यूबर्टी में आ जाते हैं। तो नेचुरली उनके ग्रोथ हार्मोन और हमारे ग्रोथ हार्मोन में तो फर्क होने ही वाला है। तो वो जो हार्मोन वाला फूड हम खाते हैं तो हमारे अंदर शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और ये जो लिटिल मिलेट है, वो ये हार्मोनल सभी जो हार्मोन जो ग्लैंड्स हैं, डकलेट्स ग्लैंड्स, उनको ठीक करने का काम वो फास्ट करते हैं लिटिल मिलेट। इसलिए कौन से प्रॉब्लम्स में ये कारगर है, पीसीओडी है, थायराइड का प्रॉब्लम है। हाँ, थायराइड के बारे में बताना चाहती हूँ। ये बहुत बड़ा मिथ स्प्रेड हो रहा है सोशल मीडिया में कि मिलेट्स खाने से थायराइड का प्रॉब्लम होता है या बढ़ता है। ये एकदम गलत है। डॉक्टर खादरवली जी ने हजारों पेशेंट्स को लिटिल मिलेट के साथ ठीक किया है, थायराइड के पेशेंट्स को। तो ये गलत फहमी में आप या डायलेमा में मत रहना
ये मिलेट्स खाएंगे तो हमारा थायराइड ठीक नहीं होगा, कैसे वो बढ़ेगा तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, और दूसरे जो है हार्मोनल प्रॉब्लम्स कैसे कैसे हो सकते हैं, देखो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पूरी हार्मोन के ऊपर बेस्ड, मेल हार्मोन फीमेल हार्मोन, हाँ दोनों भी रहते हैं लेडीज में या जेंट्स में। तो उनको अगर हार्मोन में इम्बैलेंस हो जाता है, सपोज फीमेल में हो गया, तो क्या होता है, मेल हार्मोन बढ़ जाते हैं, तो फिर मुस्टैच आना, यहाँ पर हेयर ग्रोथ या यहाँ पर बाल आना, हाँ, या फिर छाती पे बाल आना, हाँ, ये सब जो प्रॉब्लम शरीर के अनवांटेड हेयर ग्रोथ होने लगती है। और दूसरी बात क्या है, कंसीव होने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हार्मोन्स के ऊपर ही वो एक का ओव्यूलेशन होना, फिर एक फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आना, वहां पर बसना, ये सब जो बातें जो है, हाँ, एंडोमेट्रियल लेयर तैयार होना, वो सभी बातें हार्मोन्स कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गलत खान पान की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से लेडीज में सब पीरियड्स के प्रॉब्लम जो या यूटेरस के प्रॉब्लम्स, फिर एंडोमेट्रियम में जो प्रॉब्लम उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना, ये गांठें तैयार होना, उसका कैंसर होना, और पीरियड्स में प्रॉब्लम होना, एकदम स्कैंटी होना, या फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, या 6 महीने तक नहीं होना, 1 साल तक पीरियड नहीं होना, या फिर कंटिन्यूअसली होते ही रहना, महीने भर में या 15 दिन में होना, फिर बाद में 10 दिन की गैप वापस पीरियड शुरू हो जाना, ये सब इरेगुलर पीरियड्स जो है, या पेनफुल पीरियड्स होना, ये सभी जो प्रॉब्लम्स है, या फिर वाइट डिस्चार्ज होना, ये सभी जो ह्यूमन वुमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो इस लिटिल मिलेट के से खाने से जल्दी ठीक हो जाते हुए डॉक्टर खादरवली ने 25 साल में पाया हुआ है, हजारों पेशेंट्स को उन्होंने ठीक किया है। मेल्स में भी, मेल्स में इवन फीमेल्स में भी बाल्डनेस होना, बाल जल्दी झड़ जाना, मेल्स में भी जो यूजुअली 40 के बाद में जिनको बाल्डनेस आता है, तो अभी 20 साल में 25 साल में ही आ जाता है। मतलब इतना अभी कॉमन हो गया कि ऐसे कहा कहते हैं, अरे टक्कल होने के पहले, बाल्डनेस आने के पहले शादी करा दो। तो इससे भी मतलब ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, मतलब जेनेटिक तो रहता है, लेकिन पुराने जमाने में जेनेटिक कैसे होता था, एक एज के बाद में होता था, है ना, अभी वो एज कम कम होते जा रहा है ये बाल्डनेस का, ठीक है। फिर मेल्स में इजैकुलेशन जल्दी हो जाना, इरेक्शन, पेनिस का इरेक्शन का प्रॉब्लम, और स्पर्म काउंट कम हो जाना, जो 120 मिलियंस होना चाहिए उसकी जगह पे सिर्फ 20 मिलियंस, इतना अभी स्पर्म काउंट कम होने लगा है। अभी हमारा पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी हमें पता है स्पर्म काउंट का एवरेज ही इतना कम होने लगा है कि अभी ऐसे लगता है कि नॉर्मल काउंट ही, नॉर्मल जो रेंज रखते हैं ना, वो भी कम 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 रखना पड़ेगा ऐसा लगता है, क्योंकि 120 मिलियन तो अभी मुश्किल से लोगों में होता है, ऐसा हो गया है। मिसकैरेजेस भी, यस मिसकैरेज भी, ये क्यों होता है मिसकैरेजेस वगैरह, वो सब ही बताती हूँ ना, वो जो भी है वो सब हार्मोन से रिलेटेड है, और हार्मोनल इम्बैलेंस रहेगा, ये तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। और ऐसे भी ये भी बात है कि अगर किसी को मतलब कपल है, उनको प्लान करना है अभी बच्चा, तो 1-1.5 साल पहले से ही उन्होंने पूरा लिटिल मिलेट, 3 दिन लिटिल मिलेट, मतलब एक दिन में हमने 1 मिलेट लिया ना, तो पूरे दिन भर में हमें वही मिलेट का खाना खाना, मतलब नाश्ते में भी लिटिल मिलेट का सपोज इडली खाया, या उपमा खाया, या डोसा खाया, फिर दोपहर के खाने में लिटिल मिलेट का चावल खाया, लिटिल मिलेट की रोटी खाई, फिर शाम को भी लिटिल मिलेट का सपोज खिचड़ी खाया, या कुछ बिरयानी बना के खाया, या थेपला बना के खाया। अभी मैं आपको आज ही मैंने बनाया लिटिल मिलेट का मेथी और कोरिएंडर का थेपला, उसका मैं रेसिपी बताऊंगी आपको, एकदम बढ़िया मस्त। उसको क्रिस्प होने के लिए दही डालने की जरूरत ही नहीं, इतना बढ़िया क्रिस्पी होता है, ज्यादा ऑयल डालने की भी जरूरत नहीं, इतना बढ़िया क्रिस्प होता है, क्योंकि उसमें फाइबर है ना, अच्छा। हाँ, तो
कहाँ थे हम लोग? खाने की बात आई है तो उसी में चले गए। देखो, ओवेरियन कैंसर, हाँ इसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। हाँ? देखो ये मिलेट्स में जो ना आउटर जो उनका लेयर रहता है, उसमें ये रहता है, क्या बोलते हैं, और टफ फाइबर रहता है, मतलब लिग्नान्स बोलते हैं हम उसको। क्योंकि प्लांट्स में लिग्निन जो है फाइबर है, जैसा प्लांट बड़ा होता है तो वो जिसका फाइबर लिग्नान्स में कन्वर्ट होता है, फिर बाद में और बड़ा होता है तो उसको लिग्निन्स में कन्वर्ट होता है, उसको लिग्निफिकेशन बोलते हैं, फिर उसका वुड बनता है। तो ये मिलेट्स का दाना है जो उसका आउटर कवरिंग ना लिग्नान्स का रहता है, और उनमें क्या क्या कैपेसिटी है पता है? वो ना फ्री रेडिकल्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज वाले जो फ्री रेडिकल्स है उसको वो अपने अंदर समा सकते हैं, ऐसा उनका केमिकल स्ट्रक्चर रहता है लिग्नान्स का। जैसे एक स्पंज है, स्पंज, जाड़ा स्पंज लिया, ऊपर से हमने पानी डाला धीरे धीरे, तो पानी नीचे नहीं आएगा, वो स्पंज ही उसको समा लेगा उसके अंदर एक लिमिट तक। वैसे ही वो जो लिग्नान्स है ना, वो क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स कहाँ से आते हैं शरीर में? पल पल जो हमारे शरीर में एक्टिविटीज होती रहती है उसकी वजह से हमारे शरीर में पल पल ये फ्री रेडिकल्स, अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स तैयार होते रहते हैं। हाँ? वो अनस्टेबल है, इसके लिए वो खुद को न्यूट्रल करने के लिए, जैसे पागल मजनू है वैसे वो खुद को न्यूट्रलाइज करने के लिए इधर उधर बैंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो वो बैंग करते, बाकी सेल्स को, आजू बाजू के सब स्ट्रक्चर को बैंग करते हैं, उसकी वजह से आजू बाजू के जो सेल्स है, स्ट्रक्चर्स है, वो डैमेज हो जाते हैं। हाँ? उसकी वजह से सेल की एक तो डेथ होती है, या वो कैंसरस हो जाते हैं, या फिर वो बीमार हो जाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, वो टूट जाते हैं। उनका स्ट्रक्चर ठीक मतलब नहीं रहता है, उनकी एबिलिटी कम हो जाती है। तो ये जो फ्री रेडिकल्स है उनको ये लिग्नान्स जो है वो स्पॉन्ज की तरह जाते हैं, और वो फ्री रेडिकल्स को इकट्ठा करते जाते हैं और शरीर से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि लिग्नान्स तो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, है ना? तो डाइजेस्ट नहीं होते तो हमारे शरीर से वो स्टूल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, वो अकेले नहीं निकलते, वो फ्री रेडिकल्स को साथ में लेके निकल जाते हैं। इसलिए कैंसर के लिए स्पेशली ब्राउन टॉप मिलेट बहुत बढ़िया है। बाकी भी सभी मिलेट्स को, पांचों मिलेट्स खाने चाहिए टर्न बाय टर्न, एक साइकिल में सभी खाएं, क्योंकि हर एक का अपना अपना एक ऑर्गन है जिसको वो जल्दी ठीक कर देता है। तो हमारा शरीर तो पूरे सब ऑर्गन्स ठीक होने चाहिए, तो हमारा ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहेगा। तो हमने पांचों मिलेट्स खाने चाहिए। तो ये जब भी हार्मोनल प्रॉब्लम या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स या फिर हीलिंग का, ये जो अगर आपको जरूरत है तो हमें क्या करना चाहिए, जो मैंने कपल के बारे में बता रही थी, 1-1.5 साल पहले से उन्होंने क्या शुरू करना चाहिए, हफ्ते में 3 दिन लिटिल मिलेट, फिर बाद में बचे हुए 4 दिन, एक दिन ब्राउन टॉप, फिर बार्नयार्ड, फिर कोडो, फिर फॉक्सटेल मिलेट, फिर वापस 3 दिन लिटिल मिलेट। इस प्रकार से वो साइकिल को उन्होंने दोहराना चाहिए 1-1.5 साल तक, ताकि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगे और हेल्दी हो जाएंगे, उनकी जो संतति है वो हेल्दी रहेगी। नहीं तो आजकल क्या होता है, हेल्दी वो बच्चों में अटेंशन डेफिसिट प्रॉब्लम, फिर ऑटिज्म का प्रॉब्लम, फिर कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी जो है, हाँ इसका प्रॉब्लम होता है। म्यूट कर देना प्लीज, जो भी आवाज जहां पर भी डिस्टरबेंस हो रहा है। नो अदर ग्रेन फॉर एंटायर 1.5 ईयर्स। अदर ग्रेन ले सकते हैं, देखो कुछ भी हम करेंगे ना, एक दिन तो हम छुट्टी वीकली लेते ही है ना, ऑफिस भी जाते तो वीकली संडे रहता ही ना हमारा, तो 6 दिन आप फॉलो करो, एक दिन आपके लिए छुट्टी, इवन मैं भी एक दिन छुट्टी, आप खाओ जो भी मन में आता है खा सकते हो, लेकिन 6 डेज फॉलो करना चाहिए जरूरी। तो अच्छी संतान होने के लिए, अच्छे प्रॉपर डिलीवरी प्रॉपर सब हो जाने के चाहिए, ये हमें फॉलो करना चाहिए। नेम ऑफ मराठी में उसको कुटकी बोलते हैं, लेकिन क्या है मराठी में
उसको ऐसा दूसरा नाम नहीं है, क्योंकि भले ये पांचों मिलेट्स सभी जगह ग्रो होते हैं, मतलब कोई भी डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो ग्रो होते हैं, लेकिन वो पुराने जमाने से जैसे नेचुरली ग्रो होते ना, जैसे हमारे यहाँ देखो अभी हम सब कुछ उगा सकते हैं, मतलब जो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन में जो उग सकता है वो सब उगा सकते थे, लेकिन नेचुरली जो है वो कहीं कहीं पर कुछ कुछ उगा हुआ है। हा? वैसे पुराने जमाने में अपने महाराष्ट्र में ज्वार, बाजरा, नाचनी, ये तीन जो है ये न्यूट्रल मिलेट्स। न्यूट्रल मिलेट्स यानी क्या, जो हमारे हेल्थ को ऊपर भी नहीं उठाएंगे ना हमारे हेल्थ को नीचे जाने देंगे, हम उनको न्यूट्रल मिलेट बोलते हैं, क्योंकि उनका फाइबर कंटेंट जो है वो कम रहता है इनसे। ये जो पॉजिटिव मिलेट्स है 8.5 टू 12.5 तक, 8 टू 12.5 तक के रेंज में उनका फाइबर कंटेंट है, और न्यूट्रल मिलेट का जो है 2.5 टू 5% तक इतना फाइबर कंटेंट। तो आपको मेंटेन रखेंगे, लेकिन आपको दुरुस्त करने के काम वो नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन ये अभी अपने महाराष्ट्र में भी उसका प्रचार होने लगा है, नासिक में बहुत सारे एरिया में अभी ग्रो करना शुरू किया है, लेकिन फिलहाल हम जो अभी खाते हैं रेगुलरली, तो रीना जी जो हम अंबरनाथ में रहते, रीना जी मंगाते हैं आंध्रा, देखो आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु और उड़ीसा आई थिंक, ये 4 राज्यों में इसका प्रचार बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया है डॉक्टर खादरवली जी की वजह से। तो वहां पर उन्होंने ये जो नेचुरल कृषि जो है, नेचुरल फार्मिंग उन्होंने सिखाया है, और बहुत सारे फार्मर्स इस मिलेट्स को उगाते हैं। इन राज्यों में रेगुलरली ग्रोसरी शॉप में आपको ये मिलेट्स अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये करना, महाराष्ट्र में ये करना, ये हमारा भी कर्तव्य है, जो मैं करती हूँ आपको भी करना चाहिए। है? तो आपने भी ये मिलेट्स का जो भी वेबिनार है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि सब लोग हेल्दी रहे। हम लोग 2 साल से मिलेट्स ही खाते आ रहे, तो हमारे घर में मैं, मेरे मिस्टर, मेरी मम्मी पापा, 80-90 साल की उम्र है उनकी, चारों को कोरोना हुआ और चला गया विदाउट एनी एलोपैथी मेडिसिन। थोड़ा आयुर्वेदिक दवाइयाँ लिया और मिलेट मिलेट का पॉरिज, सूप वगैरह ये सब लेते हुए हम ठीक हो गए। और इवन बच्चों में भी ये इजीली डाइजेस्टिबल है ना, तो जब अन्नप्राश का ये करते हैं ना, सेरेमनी करते हैं ना, तो पहला ग्रेन कौन सा देना चाहिए, तो लिटिल मिलेट देना चाहिए बच्चों को पहला। ठीक है, और ठीक है, हाँ अभी हम देखते हैं कि और मैंने बोला था ना 2 एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, उसके बारे में बात करती हूँ। अभी ये जो मिलेट्स है, अभी ये भी अगर आपने खरीदे, ये बहुत ही मतलब सोना है, मतलब बोल सकते हैं हमारे हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन इसको खाने में अगर आपने सही पकाया नहीं, गलत समय पे खाया, गलत तरीके से खाया, गलत कॉम्बिनेशन में खाया, तो ये आपको फायदा ना करके नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो इसकी जानकारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो कोई भी हम मशीन खरीदते हैं, तो उसका जो है क्या बोलते, उसके साथ जो आता है उसका प्रोटोकॉल, वो तो हम पढ़ते हैं ना, उसको ऑपरेट कैसे करना है, वो उसको यूज कैसे करना है। तो ये जो पूरा नॉलेज है वो आपको होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में मिलेगा, जिसका पूरा मैसेज अभी रीना दीदी ने चैट बॉक्स में डाल दिया है, वो आप स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से रजिस्टर कर दो, और हमें लिख दो रीना दीदी आपका भी नंबर डाल लीजिए। तो जेन्युइन मिलेट्स कौन से, क्योंकि अनपॉलिश मिलेट्स खाना बहुत भेज दिया है, मैंने भेज दिया है, दे दिया, वेरी गुड। तो अनपॉलिश मिलेट्स खाना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन भी मिलते हैं मिलेट्स, लेकिन आपको पहले पहचान होनी चाहिए कि पॉलिश मिलेट्स कैसे दिखते हैं, अनपॉलिश मिलेट्स कैसे दिखते हैं। तो पहले जेन्युइन मिलेट्स कैसे है वो देखने के लिए तो एटलीस्ट पहले शुरू में रीना दीदी से मंगा लेना, कुरियर से वो भेज देंगे आपको, हम उनसे ही खरीदते हैं, क्योंकि क्या एक जन व्यक्ति कुछ काम करे और हम लोग उसका फायदा उठाए, वो सबसे बेस्ट है ना। तो आपको भी प्रचार करना है इन मिलेट्स का, ठीक है, तो वो जिम्मेदारी उन्होंने उठा दी है, थैंक यू रीना दीदी। तो हमें प्रोवाइड करते रहते हैं मिलेट्स, ये जो अनपॉलिश्ड और पॉश अच्छी मिलेट्स। तो
ये मिलेट्स कैसे खाए, हाँ? कैसे खाए और किस तरीके से खाए। और देखो ना, ये जो होलिस्टिक कुकिंग कोर्स है उसमें आपको ना आयुर्वेदा का जो बेसिक नॉलेज, आयुर्वेदा यानी क्या, हम जो जीवन जीते हैं, उसका वेद यानी ज्ञान, मतलब हेल्दी जीवन कैसे जिया जाए, ना कि बीमार होके दवाइयां ले। एक्चुअली उसी को आयुर्वेद कहते हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि वो जो बेसिक नॉलेज है किसी को है ही नहीं, और कुछ बीमार हो गए तो हम एलोपैथी के दौड़ते हैं। कभी છે कभी लोग जाते हैं आयुर्वेदा की तरफ भी, लेकिन फिर डॉक्टर क्या करते हैं। શંકર કરીને છે, બહુ સવાલ પૂછે છે. रीना, म्यूट करना ना, आपका आवाज आ रहा है बिल्कुल। और थोड़ा ध्यान रखना, किसी का भी बीच में डिस्टरबेंस होता है ना, तो प्लीज म्यूट करके હરે जाओ। રામ હરે प्लीज 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 म्यूट करके जाओ। રામ. ओके, हाँ। डूरा जी, रीना जी, प्लीज आप थोड़ा कंटिन्यूअसली आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच હા में હા હા. ये हो जाता है। हाँ, तो हम जाते, कोई कोई जाते हैं आयुर्वेदा के पास, लेकिन डॉक्टर फिर दवा दे देते हैं, हम दवा लेके ठीक हो जाते हैं। लेकिन हमें बीमार ही नहीं होना चाहिए, हमारी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। इसके लिए हमें कफ पित्त वात का बैलेंस में रखना जरूरी है। तो ये कफ पित्त वात क्या है? जैसे हमारे शरीर पंच महाभूतों से बना है, वैसे सृष्टि भी पंच महाभूतों से बनी हुई है। सृष्टि में जल का इम्बैलेंस हुआ, तो प्रलय आ जाता है। अग्नि का इम्बैलेंस हुआ तो ज्वालामुखी फटती है। वैसे ही हमारे शरीर में ये पंच महाभूत जो है, आप, तेज, वायु, पृथ्वी और आकाश, इनमें से किसी का इम्बैलेंस हो जाता है तो उस प्रकार के डिसीजेस हमें होते हैं। इन पंच महाभूतों से 3 दोष बनते हैं, कफ, पित्त और वात। ये तीनों में से कोई एक भी इम्बैलेंस हो जाता है तो बाकी दो भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। जैसे एक स्टूल को खींचा, एक पैर खींचा तो बाकी 2 भी आ जाएंगे, वैसे ही। तो उनको पहचानना, वो क्या है, हमारी प्रकृति क्या है, हमारे अंदर विकृति कौन सी होती है। देखो, सीजन के हिसाब से हमारे शरीर में विकृति बढ़ती है। मतलब समर में पित्त बढ़ जाता है, सभी का पित्त बढ़ जाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, और बढ़ने के पहले ही, सीजन आने के पहले ही हमें कैसे खाना खाते रहना चाहिए ताकि वो बैलेंस में ही रहे। और घबराइए नहीं, ये जो खाना मैं बोल रही हूँ ना, एकदम टेस्टी, एकदम अट्रैक्टिव फूड की बात कर रहे हैं हम लोग। ऐसा पचपचा और कुछ हर्ब्स खा रहे उबाल उबाल के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एकदम टेस्टी रेसिपीज आपको सिखाई जाएगी इसमें। फिर कुकिंग मेथड्स, हम कुछ गलत कुकिंग करते, प्रेशर कुकर लगाते, माइक्रोवेव में कुक करते, उनसे गलत तरीके हैं जो हमने अवॉइड करने चाहिए। नहीं तो हम 100 रुपए का लेके आते हैं, 10 रुपए का बना के उसको खाते हैं, क्या फायदा है ना। तो कुकिंग मेथड्स जो है, डेली रेजिम, सवेरे से रात तक क्या क्या कब कब खाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, साइकिल ऑफ टाइम, दिन भर में दिनचर्या आपके कैसे, कौन सा पित्त का समय, कौन सा वात का समय, जैसे सीजन में अलग अलग रहता है वैसे ही 24 घंटे में भी अलग अलग रहता है कफ पित्त वात का टाइम। तो कौन से टाइम पे क्या खाना चाहिए, कौन सा टाइम पे क्या नहीं खाना चाहिए। देखो, सलाद खाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो गलत समय वात के टाइम पे खाएंगे, तो हमारे अंदर वात बढ़ेगा, और फिर वो वात जो है वो बाकी दोनों को इम्बैलेंस कर देगा। देखो, हवा आती है ना, तो मोमबत्ती को भी बुझा देती है, यानी अग्नि को भी बुझा देगी, और जल को भी सुखा देती है। कपड़े सूख जाते हैं ना, हवा आती है तो जल्दी, यानी हमारे जल तत्व भी खत्म, हमारा अग्नि तत्व भी खत्म। क्यों? एक गलत चीज करने से। सलाद बहुत अच्छी है, दिन भर में खाते रहो सलाद, फिर देखो क्या हालत हो जाती है, फिर बीमारी आ जाती है। कि मेरे अनुभव की मैं बात कर रही हूँ। शुरू में आयुर्वेदा का नॉलेज होने के पहले मैं नेचुरोपैथ जो थी, प्योर नेचुरोपैथी, उसमें पूरा रॉ 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 दिन भर खाते 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 मैं 4 साल तक बेड रिडन हो गई थी। और हाँ, और दूसरा वो एस्पेक्ट बाद में बताती हूँ। फिर
कि त्रिगुणा क्या है, सत्व रजस तमस, वो जो हमारे जीवन को अफेक्ट करते हैं। हमें सुस्ती आना, फिर हमको ठीक नहीं लगना, क्रोध आ जाना, फिर बहुत हाइपर एक्टिव हो जाना, जिसकी वजह से वापस थकान, ये सब जो साइकिल, ये सब जो है वो तमस, राजसिक और तामसिक आहार की वजह से। वो क्या है, वो कौन सा आहार है, राजसिक तामसिक, वो आपको पता चलेगा। फिर सात्विक आहार क्या है, वो कैसे खाना चाहिए। कोई अच्छी चीज भी ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो वो कैसे राजसिक तामसिक बन जाती है, ये पूरा ज्ञान आपको इसमें मिलेगा। फिर शुगर, आजकल तो सभी को पता है शुगर खाना अच्छा नहीं, उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, फिर उससे बाहर कैसे निकले, ये सब आपको सिखाया जाएगा। फिर आजकल एक कोरोना का जो अभी तीसरा वेव आने वाला है, उसमें बच्चों को भी होने वाला है। और बच्चों को तो मिठाइयाँ बहुत पसंद रहती है। तो ये जो कोरोना में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को ठीक करने वाला आहार कौन सा है, फिर प्राणवायु को बढ़ाने वाला आहार कौन सा है, फिर वायरस के अगेंस्ट काम करने वाला आहार कौन सा है, फिर कंटेजियस डिसीज जो है, संक्रामक बीमारियां, उसको ठीक करने के लिए कौन सा आहार लेना चाहिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कौन सा, इस पूरा आपको लिस्टिंग मिल जाएगा। फिर सभी बीमारियां एसिडिटी से शुरू हो जाती है। शरीर में खून अल्कलाइन है, तो शरीर में एसिड, हम जो भी खान पान खा रहे हैं ना, सो जो भी दालें खा रहे हैं, सब कुछ एसिडिटी को बढ़ाता है। जो भी हम ग्रेन्स खा रहे हैं वो भी एसिडिटी को बढ़ाते हैं। तो शरीर में जो एसिडिटी बढ़ रही है, इसकी वजह से बीमारियां होती है। तो उसको जल्दी से ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड ले लेते हैं, लेकिन उसके और साइड इफेक्ट्स होते हैं। बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट है, कैल्शियम कम होना है, बहुत डाइजेशन में प्रॉब्लम, ये सब बहुत पूरा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने लगते हैं उससे। तो उसके लिए अल्कलाइन वाटर है। वो अल्कलाइन वाटर कैसे बनाना और कब कितना पीना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल यूट्यूब में बहुत सारी जगह पे अल्कलाइन वाटर की बात होती है, लेकिन मैंने देखा है मोस्टली सभी जगह पे ना थोड़ा गलत समय और गलत तरीका बताया जाता है। तो सही तरीका क्या है वो इसमें आप जरूर मिलेगा आपको इस कोर्स में। मतलब अभी मैंने एक अल्कलाइन वाटर लिया, वो फायदा होगा, आधे घंटे के बाद लिया वो एसिडिक बन गया, इतना इंपॉर्टेंस है उसका। फिर खाना खाने की जो हमारी पारंपरिक विधि है, वैदिक पद्धति है, मंत्रोच्चारण के साथ, उसका असर भी हमारे डाइजेशन के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर होता है। वो प्रोसीजर ऑफ मील भी आपको दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा। उसके मंत्र सब आपको दिए जाएंगे, और कब खाना है, कैसे खाना है, ये सब भी बताया जाएगा। इतना सुंदर है। और जो थर्ड एस्पेक्ट जो है, उसके बाद में मैं आपको रेसिपी दूंगी, लिटिल मिलेट के मेथी की थेपले की। अभी ये जो बात कही मैंने, आपने सपोज मिलेट्स लाए भी, ये होलिस्टिक कुकिंग कोर्स सीख भी लिया, उसके हिसाब से करना शुरू भी कर दिया। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है वो बात, जैसे मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाने के बाद ग्लूकोज तैयार हो जाता है। ग्लूकोज एक फ्यूल है हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के। वो फ्यूल को जला के उसका कन्वर्जन एनर्जी में होने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। मोमबत्ती जलने के लिए मोम है, माचिस है, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो मोमबत्ती जलेगी नहीं। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर नहीं रहेगी तो कितना भी अच्छा खाओ, उसका कन्वर्जन एनर्जी में नहीं हो सकता। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, हम जो कुछ भी खाते हैं या फिर हम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं जो भी, तो कुछ निगेटिव केमिकल्स शरीर में तैयार हो जाते हैं। डाइजेशन वगैरह, हर एक सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, उससे कुछ विषैले पदार्थ तैयार हो जाते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये हमें पता है ये सब। तो ये जो विषैले पदार्थ है उनको न्यूट्रलाइज करना, और शरीर के बाहर निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक सेल है, लेकिन वो कचरे से लदालद भरा पड़ा है, विषैले पदार्थों से लदालद भरा पड़ा है, वो ठीक से काम कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। हमारे शरीर के अंदर पूरे टॉक्सिन्स है,
एकदम सुस्ती सुस्ती है, हम ठीक से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एक रूम है, कचरे से भरी हुई, वहां पर हम अच्छे से काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो हर एक सेल से कचरा निकालना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एनर्जी का प्रोडक्शन इम्पोर्टेंट है एक सेल के काम करने के लिए। तो वो कचरा कौन बाहर निकालता है? हमारे शरीर का जो कचरा है वो 10% सिर्फ स्टूल्स, यूरिन, आई डिस्चार्ज, ईयर डिस्चार्ज, नेजल डिस्चार्ज और पसीना, इससे निकलता है। 90% टॉक्सिन जो है वो हमारे श्वास से निकलते हैं। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं वो उसके द्वारा ही निकल रहे हैं। मतलब हर एक सेल के अंदर अगर कचरा तैयार हुआ है तो जो हम सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, फिर खून के द्वारा वो ऑक्सीजन वो सेल तक पहुंच जाता है, और वो जो अंदर जो है ऑक्सीजन पहुंच गया है वो एक तो एनर्जी भी तैयार करता है, ग्लूकोज का कन्वर्जन एनर्जी में भी करता है, और वही ऑक्सीजन क्या काम करता है, वो विषैले पदार्थों को ऑक्सीडाइज कर देता है, केमिकली चेंज कर देता है, और वो विषैलापन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में लेके वो वापस सांस के द्वारा बाहर निकलता है। इतना महत्व है ऑक्सीजन का, मतलब इतना महत्व है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। वो कौन सी सिस्टम? लंग्स है। हाँ? तो ये जो हमारा मतलब हर एक सेल की हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, तो एनर्जी से भरपूर वो होना चाहिए, वो साफ सुथरा होना चाहिए, वो दोनों काम के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, और हर सेल तक ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाना बहुत जरूरी है। तो नेचर ने हमें हर सेल तक प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जो कैपेसिटी लगती है उस कैपेसिटी का लंग भगवान ने हमें दिया हुआ है। निश्चिंत रहो आप। लेकिन एक बात जरूर समझ कि आप अपनी लंग कैपेसिटी को 100% यूज नहीं कर रहे हो, तो ये चिंता की बात है। लेकिन उसके ऊपर सॉल्यूशन हमारे पास है। हम अपनी लंग कैपेसिटी को सिर्फ 30% यानी 1/3 यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपके सेल्स की हेल्थ भी 1/3 ही अच्छी रहेगी, मतलब उसमें एनर्जी भी डिमी 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 1/3 ही रहेगी, उसके साफ सफाई भी 1/3 ही होगी। तो ऐसे 1/3 वाले जो है सेल्स से ऑर्गन बनता है, मतलब वो ऑर्गन की एफिशिएंसी भी 1/3 रहेगी। ऑब्वियसली वो ऑर्गन्स 1/3 कैपेसिटी वाले ऑर्गन्स काम ठीक से नहीं करेंगे तो वो बीमार हो जाएंगे, फिर हम बीमार हो जाएंगे। उसको भी रिवर्स करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारी जो लंग कैपेसिटी है उसको 90 से अबाव तक लेके जाना है। और वो कैसे लेके जाएंगे? सुदर्शन क्रिया से। ये एक ब्रीदिंग टेक्निक है, रिदमिक ब्रीदिंग टेक्निक है, जो श्री रविशंकर जी जिनका फोटो यहाँ पर मैंने पीछे लगा हुआ है, इन्होंने पूरी दुनिया को दी। और इसका सबूत आपके सामने मैं हूँ। मैं 4 साल तक बेड रिडन थी, और जो मैं नेचुरोपैथ होने के बावजूद भी मैं बेड रिडन थी, बेस्ट से बेस्ट खाना खाते हुए भी मैं बेड रिडन थी 4 साल तक। और मैंने किसी एक अच्छे व्यक्ति ने मेरे जीवन में सुदर्शन क्रिया ला दी। जिस दिन से मैंने सुदर्शन क्रिया करना शुरू किया, मेरी लंग कैपेसिटी बढ़ने लगी। मेरे जो सेल एकदम से फीबली ऐसे ऐसे जल रहे थे, जैसे दिया नहीं ऐसे बुझने जाता है, एकदम जलता है, वैसे सब हो गए थे। तो जैसे सुदर्शन क्रिया से प्राण वायु मेरे अंदर बढ़ने लगा, ऑक्सीजन की लंग कैपेसिटी बढ़ने लगी, वो पूरे सेल्स टकाटक हो गए। जैसे वो होने लगे, मेरे ऑर्गन अच्छे होने लगे, मैं अच्छा फूड तो खा ही रही थी। वो आयुर्वेदा का फैक्टर बाद में आया, इसलिए मुझे वात का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था, मतलब सुदर्शन क्रिया करने के बावजूद भी वो प्रॉब्लम था, वो आयुर्वेदा ये कोर्स करने के बाद में वो भी चला है। तो ऐसे जैसे बलून में हवा भरते हैं ना, बस वैसे हो गया था मेरा, शुद्ध था शरीर,
इसे सुदर्शन क्रिया करने लगे, टेंग टेंग टेंग, ऐसे टकाटक हो गई मैं। जो पहले भी चल नहीं सकती थी क्योंकि बेड रिडन थी, फिर बाद में 5-6 महीने के बाद भी मैं चल नहीं सकती थी क्योंकि दौड़ने ही लगी। छोटे बच्चे जो एनर्जी से भरपूर रहते, उनको बोलो ये चीज लेके आओ, वो दौड़ते दौड़ते जाते, वो धीमे धीमे चलते चलते नहीं जाते कभी। ऐसी मेरे अंदर एनर्जी पूरी भरपूर, शरीर पूरा साफ सुथरा। तो मैं कहीं पर भी जाना है तो मुझे बोर लगता था चलना, तो मैं दौड़ के ही जाती थी। तो ये बात है। तो ऐसी सुदर्शन क्रिया अगर आपको सीखना है, मैं उसकी टीचर बन गई। तो अगर आपको सीखना है तो अभी सोमवार से रखा है कोर्स। हाँ, तो आप जरूर कर लेना। हाँ, मैं वापस एक बार मैं आपको मेरा फोन नंबर देती हूँ, 8308044666। हाँ, मुझे आप कॉल कीजिए, प्लीज मैसेज मत कीजिए, क्योंकि मुझे इतना समय नहीं रहता है व्हाट्सएप के मैसेज देखने के लिए, आपका मिस हो जाएगा मैसेज। मुझे जरूर कॉल कीजिए, मैं बिजी भी रहूंगी तो मैं कॉल बैक करूंगी और आपको जानकारी दे दूंगी और आपको सुदर्शन क्रिया कराने के लिए हेल्प कर दूंगी। या मेरे कोर्स में आप आ जाइएगा रजिस्ट्रेशन करके। और अभी ये जो आने वाला होलिस्टिक कुकिंग कोर्स है, उसके लिए जरूर रजिस्टर करना। 8308044666 ये मेरा नंबर है, डॉक्टर सरिता पाटिल। ठीक है। और आप जो हो, आपको तो चैट बॉक्स में दिया है, आपको कुछ टेंशन नहीं। ये सिर्फ रिकॉर्डिंग वालों के लिए, रिकॉर्डिंग सुनने वालों के लिए मैं बता रही हूँ, जिनके पास चैट बॉक्स नहीं रहेगा इसके लिए। ओके, तो सब चाबियां खोल दिए मैंने, सुदर्शन क्रिया भी, होलिस्टिक कुकिंग भी। मैंने मेरे जीवन में मैंने बचपन से जो सहा है, इमोशनल, मैं इतनी सेंसिटिव थी और परफेक्शनिस्ट। ये भी है कफ पित्तवात, आपको ये भी पता चलेगा। जैसे भी मेरा पित्त प्रकृति है, तो मुझे सब काम परफेक्ट चाहिए। मुझे ऐसा आधा अधूरा किधर किधर मुझे बिल्कुल नहीं जमता है। तो मेरा जो पित्त बढ़ता है, सुदर्शन क्रिया का डोनेशन है 2000 रुपया। वो लाखों लाखों में, मतलब वो एक्चुअली प्राइसलेस बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन जो है, ये मैंने देखा है ना, मैंने इतने निचले तक मैं जाके आई हूँ ना, नहीं तो मेरा तो जीवन खत्म ही होने वाला। तो जीवन दान देने वाला है, तो उसका पैसे में हम गिनती ही नहीं कर सकते। ठीक है। तो 2000 रुपये हमारे पैथोलॉजिकल लैब है ना, आप जरा बीमार हो जाओ, 2000 रुपये तो हमें ही दे दोगे आप, ऐसे आजकल के कंडीशन में। हाँ, तो बिना सोचे, मैं तो बोलती हूँ कर्जा लो, अगर पैसा नहीं है तो कर्जा लो और एक कोर्स करो, और जिन्होंने सीखा है रोज सुदर्शन क्रिया करते जाओ। तो उस हिसाब से तो ये क्या बोलते हैं, इसका कुछ हम बोल ही नहीं सकते, अमोल है, अमूल्य है। तो आपको सीखना चाहिए जरूर जरूर जरूर। तो अभी देखो ना, मेरे चेहरे की स्माइल उतरती नहीं है, मेरी एनर्जी कम होती ही नहीं है, क्या करें। तो इस एनर्जी का उपयोग मैं मिलेट्स का प्रचार करने के लिए, इस होलिस्टिक कुकिंग का कोर्स का प्रचार करने के लिए, सुदर्शन क्रिया का प्रचार करने के लिए करते जा रही हूँ, है ना। तो अभी किसी को कुछ पूछना है? बराबर टाइम पे खत्म हो गया। अरे मेथी का ठेपला, हाँ हाँ, वो बताने आपको एकदम सरिता जी, इजी है। ये हाँ वो 5 मिलेट के मराठी नाम पूछ रहे हैं, 2-3 बार पूछा, वो भी बता दो। हाँ हाँ हाँ, ये अलग अलग मिलेट्स के जो नाम है ना, जैसे ब्राउन टॉप मिलेट का नाम है हरी कुटकी। लेकिन ये नाम लेके करोगे क्या, क्योंकि आपको इधर मिलने वाला ही नहीं है, मराठी दुकान में मिलने ही वाला नहीं। फिर भी अभी मैं बता देती हूँ, ब्राउन टॉप का हरी कुटकी है, फिर बानयार्ड का कुछ झंगोरा है। आप वो नंबर डाल दो ना, हम वो जो हाँ, आपको पूरा आपको है ना, पोस्टर मैं डाल पूरा दूंगी। टेबल, पूरा टेबल है टेबल पूरा। है, वो हम डाल देंगे। आप अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दो, हम पर्सनल डाल देंगे आप। यस 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 यस, ठीक है। हाँ, तो और किसी को अर्जेंट पूछना है तो वैसे चैट बॉक्स में डालो, रीना जी पढ़ के बता देगी। तब तक मैं ठेपला की रेसिपी बता देती हूँ, आज जो मैंने बनाया वो। ये सब मिलेट्स खाने का भी तरीका होता है, वो सब मैंने वेबिनार में बताया, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो। ये जस्मी ने जो नंबर डाला, किस लिए डाला है देख लेना है रीना जी।
हाँ, मिलेट्स को हमेशा भिगाना जरूरी है। तो रात को मिलेट्स रात भर मैं भिगाती हूँ हमेशा। तो रात को मिलेट्स भिगाए, सवेरे उठ के बाद में मैंने थोड़े मूंग की दाल, मूंग, अक्खे मूंग भी भिगा सकते हो, वो 3-4 घंटे में भीग जाते हैं। रात को मूंग भिगा के रखो, सवेरे किया तो भी चलेगा। सवेरे वो मिलेट और मूंग का मूंग बोलो, मूंग का दाल बोलो, करीबन सपोज 4 कटोरी मिलेट लिए, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन सपोज हाँ 2 कटोरी लिए तो करीब करीब हाफ कटोरी आप मूंग ले सकते हो। फिर उसको इडली का आटा कैसे पीसते हैं ना, वैसे घट पीसना है। पीसने के टाइम पे आप अदरक, लहसुन, मिर्ची, हरी मिर्ची, फिर नमक, ये धनिया जीरा पाउडर, हल्दी, ये जो आपके पसंदीदा स्पाइसेस है, वो आप उसमें, या थोड़ा गुड़ डाल सकते हो, जिनको मीठा खट्टा पसंद है वो थोड़ा नींबू, जो भी आप डालते हो ठेपले में वो सब डाल दो उसमें और पीसो उसको। तो ऐसा इडली के आटे जैसा पेस्ट तैयार हो जाएगा। ऐसा पतला मतलब बारीक पेस्ट चाहिए, दरदरा नहीं। उसको फिर पैन में, जाड़े बॉटम वाले पैन में उसको एकदम हिलाते हिलाते पकाना है। और नहीं, पकाने के समय आप उसमें मेथी बारीक काट के, कोथिंबीर का बारीक काट के, या दोनों डालो या एक डालो या सिर्फ मेथी डालो। आज मेरे पास मेथी नहीं थी तो मैंने कसूरी मेथी थोड़ा ऐसा चूरा करके डाल दिया, और कोथिंबीर ताजा थी तो काट के वो डाल दिया। और फिर थोड़ा तिल के सीड्स, सिसमी सीड्स भी डाल देंगे तो अच्छा लगता है। किसको अजवाइन अच्छा लगता है टेस्ट, वो भी आप डाल सकते हैं। किसको जीरा अच्छा लगता है वो भी डाल सकते हैं। फिर वो सब इसको हिलाते हिलाते पकाना। फिर वो थोड़ा टाइट घट होते जाएगा। अच्छे से इवन टाइट होने दो, उसको घट होने दो इवनली। कहीं पर पतला कहीं पर घट, ऐसे नहीं, इसके कंटिन्यूस अच्छे से हिलाते जाना। वो ऐसे घट हो जाएगा, फिर गैस को ऑफ कर दो, वो निकाल लो। उसमें थोड़ा तेल का हाथ लगा के, ज्यादा तेल मोहन बेन की जरूरत नहीं पड़ती उसको अच्छे से मसल मसल के डो को बना लो, मसल टाइप, जैसे मेथी के ठेपले के बनाते हैं वैसे बना लो। जरूरत पड़े तो थोड़ा पानी डालो, नहीं पड़े तो भी ठीक है, बस उसके ठेपले बना लो। ज्यादा तेल की जरूरत ही नहीं पड़ती उसको, क्योंकि इतने खुसखुश हो जाते हैं उसको। और आपको शैलो फ्राई नहीं भी किए, ऐसे ही सेक लिए और बाद में उसको घी लगाया तो भी ठीक है। क्योंकि उसका भी राज है, जो होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में आपको पता चलेगा कि तवे के ऊपर ये डाल के क्यों नहीं फ्राई करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से मेथी के ठेपले एकदम टेस्टी और क्रिस्पी, क्रिस्पी मतलब चिवट नहीं, स्टिकी नहीं, ऐसे मस्त ठेपले बन जाते हैं। और किसी को पूछना है? अभी टाइम अप हो गया है, हमारे 1 मिनट ओवर ऊपर हो गया है। और कुछ भी रहेगा ना, अगर आपको पूछना है ना मिलेट के बारे में, हेल्थ के बारे में, अगर मेरी जरूरत है आपको, तो बिंदास आप पूछिए फोन करके। अब पहले व्हाट्सएप में मैसेज डाल सकते हो, मगर मैंने रिप्लाई नहीं किया, एक दिन रहा देखो, रिप्लाई नहीं किया तो मुझे फोन कर लो। हाँ, पानी आपको यूज करना है, क्योंकि उसके जो वाटर सोल्यूबल मिनरल्स है ना वो पानी में आ जाते, तो उसको फेंकना नहीं, सिर्फ एक पानी में उसको धोना है मिलेट को, और बाद में जिस पानी में उसको भिगाते हो उस पानी को निकाल के उसको यूज करना है खाने में। और किसी को कुछ पूछना है? द प्लेस कैन बी रूल्ड, प्लेस कैन बी रूल्ड क्या है मतलब? प्लेस कैन बी रूल्ड मतलब समझी नहीं मैं। आप हाथ ऊपर कीजिए तो रीना दीदी आपको अनम्यूट करेगी। ठेपला, ठेपला रोल करके कर सकते हैं ना, हाँ जैसे हमेशा बेलते हैं ना वैसे। और किसी को कुछ पूछना है? शंकर आईफोन वो हाथ उठा रहे, इसको अनम्यूट करो ना बिना। थैंक यू, किसी ने तो भी बताया है कि आप टाइप करके बताएं, टाइप करें, आपका आवाज नहीं आ रहा है बराबर से। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हाँ, तो टेपला का मिलेट कौन सा मिलेट?
अभी मैंने आज लिटिल मिलेट का बताया, इसलिए मैंने आज लिटिल मिलेट का ही बनाया था, लेकिन ओके आप ओके पांचों में से कोई भी मिलेट का बना सकते हो। ओके 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 तो along with the moong dal, yellow हाँ हाँ, yellow one or green one? कौन सा भी चलेगा, Okay, thanks. येलो चलेगा, ग्रीन चलेगा, ज्यादा Thank हेल्दी you. तो पूरा का पूरा साबुत मूंग यूज किया तो भी चलेगा। That चक्की में पीस कर लेकर आने का कि नहीं तो भिगो की? नहीं, भिगा के ये करेंगे तो ज्यादा अच्छा बनता Oh, fine. Thank you. Thank you, doctor. है। ओके, वेलकम। बस हो गया, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, ओके। और भी रेसिपीज और भी नॉलेज के साथ हम आते रहेंगे दिन भर में। रीना दीदी, ये सब जूरा जी सब इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, मुझे लगता है आप सब सुनते ही रहते हो। लेकिन और लोगों के साथ शेयर करो ये। ये हमारी अभी जिम्मेदारी है ना, मिलेट्स का नॉलेज स्प्रेड करना। मैं तो घर में ही बात करती हूँ, मेरी काम वाली भाई है, उसके साथ भी, उसको भी दिखाते जाती हूँ। तो आज उसने बताया कि वो दूसरे घर पे जो काम करते, उनको डायबिटीज है 300 तक, तो वो इधर का सब नॉलेज उधर बराबर वो सप्लाई करती है। फिर वो बोली कि अरे मैं तो पूरा का पूरा जो कुछ मैंने बनाया देखो ऐसा हुआ। हाँ, एक बात, मेरी मम्मी पापा का भी 80-90 साल की उनकी एज है ना, उनके बाल सफेद हो गए ना, तो उनके पूरे 100% सफेद थे। मेरे यहाँ घर पे आए एक करीब अभी 11 महीने हो गए, 11 महीने पहले पूरे सफेद थे। और अभी अभी मैंने फोटो भी डाला था ग्रुप में हमारे कि उनके बाल काले होने लगे हैं। 12 महीने उन्होंने मिलेट खाया था, काले होने लगे 80 साल की 90 साल की उम्र में। और थोड़े होने दो, मैं अभी फेसबुक पे डालूंगी, अभी तो मम्मी का भी डाल दूंगी। बिफोर मतलब नवंबर में उसका बर्थडे था, उसमें पूरे सफेद थे, वो पिक्चर था बाय चांस मेरे पास प्रूफ के लिए। तो अभी का निकाला तो यहाँ यहाँ के पीछे के, और अभी तो देखा यहाँ यहाँ के भी होने लगे, काले होने लगे। अभी वो सॉल्ट पेपर जैसे हो गए, पहले एकदम पूरे यूरोपियन जैसे वाइट थे। अभी सॉल्ट पेपर होने लगे। ओके, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं बाबा, आप भी करो। आपका नंबर ग्रुप पे सेंड करो, है मेरा, अभी लिख लो ना आप, 8308044666 चैट बॉक्स में डाला है, आप ये कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, अभी हम थोड़ा रुकते हैं, अगर किसी को कुछ चैट बॉक्स में डालना है तो, और हम स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं, फिर बंद कर देंगे मीटिंग।